गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड्स के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो सॉलिड्स को उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। पहले हम लेते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स कैसे कहते हैं? जिनमें करंट का फ्लो ईजिली हो जाता है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। इसके एग्जाम्पल में मेटल्स आ जाते हैं। तो इनका जो कंडक्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। यहाँ पे वैल्यूज देखेंगे आप, ये काफ़ी ज़्यादा है, 10⁴ से 10⁷। सेकेंड टाइप के हम सब्सटेंस लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इस कारण इनसे करंट इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इनका जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, यानी इनका कंडक्टेंस काफ़ी कम होता है। तो कंडक्टर में क्या एग्जाम्पल में मेटल्स आ जाते हैं, जबकि इंसुलेटर में ग्लास, प्लास्टिक वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती है हमारी। तीसरे टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच की होती है, यानी वो इंसुलेटर से तो अच्छे कंडक्टर होते हैं बट मेटल से जो है जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। तो इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो इन दोनों के बीच की होती है। इन वैल्यू से आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का बिहेवियर शो करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर्स। इन सेमी कंडक्टर्स की क्या खास बात होती है कि ये जब ठंडे होते हैं, खासतौर पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, तो ये बिल्कुल एक आइडियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और जितना हम इसको गर्म करते रहेंगे हाई टेम्परेचर पे, उतने ज़्यादा कंडक्टर्स की तरह बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो अब इनके जो सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इनके लिए हम MOT यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो क्या होता है कि किसी आइसोलेटेड एटम में, मान लो एक आइसोलेटेड एटम है, इसमें न्यूक्लियस के चारों को इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, यानी उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब उसकी एनर्जी फिक्स होती है। बट एक आइसोलेटेड एटम तो हो नहीं सकता है। अगर हम एक मेटल के पीस को लें, सपोज ये एक मेटल का पीस है, तो इसमें क्या होंगे? लाखों करोड़ों जो होंगे एटम्स होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो एक एटम होता है वो बहुत सारे एटम से घिरा होता है। तो अगर हम किसी एक एटम को देखें तो उसमें उसके आसपास लाखों करोड़ों और भी एटम होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनके जो एटम्स होते हैं वो ओवरलैप करने लगते हैं। तो जब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो इनसे क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एक एनर्जी बैंड बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि जब एक आइसोलेटेड एटम है, सपोज ये एक आइसोलेटेड एटम है सोडियम का, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स है। तो एक ही डिस्क्रीट एनर्जी लेवल दिखाया हमने। अब जैसे जैसे सोडियम के एटम बढ़ेंगे, सपोज यहाँ 4 सोडियम के एटम है, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। और इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनमें एनर्जी का कुछ डिफरेंस होता है, तो जो हमने इस डायग्राम से शो किया है। अब ये जितने ज़्यादा एटम हम बढ़ाते रहेंगे तो उतना ज़्यादा एनर्जी गैप कम होते जाएगा। तो अगर किसी मेटल में एक एटम बहुत सारे एटम से घिरा हुआ है, तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनके बीच एनर्जी गैप इतना कम होता है कि तब ये एक कंटिन्यूस एनर्जी का बैंड बनाते हैं। तो इस एनर्जी बैंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है हमारा फर्स्ट टाइप का जो बैंड होता है वो वैलेंस बैंड कहलाता है। तो ये जो वैलेंस बैंड है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो ऐसे बैंड जिनकी एनर्जी कम होती है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं जो ब्लू वाला है वैलेंस बैंड है, इसकी एनर्जी लो है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन से फिल्ड रहता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया वैलेंस बैंड। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बना हो वो वैलेंस बैंड जो कम एनर्जी का होता है। और इसके जो ऊपर वाला बैंड होता है जिसकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होती है वैलेंस बैंड से, और जो एम्प्टी होता है वो कहलाता है कंडक्टेंस बैंड। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करे वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में, तो जो सब्सटेंस है वो कंडक्टिविटी शो करेगा। अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो कंडक्टिविटी भी शो नहीं करेगा। तो इस MOT के बेसिस पे हमने ये जो 3 बिहेवियर पढ़ा, 3 टाइप के जो सब्सटेंस पढ़े, इन तीनों को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं कि ये किस तरह से कंडक्टर, इंसुलेटर या
जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो पहले लेते हैं हम कंडक्टर्स जैसे मेटल। तो मेटल में क्या होता है कि जो दो टाइप के बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, ये या तो ज्वाइंट रहते हैं या ओवरलैपिंग स्टेट में रहते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि फील्ड वाला बैंड है, तो ये जो नीचे वाला बैंड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कहलाता है हमारा ये वैलेंस बैंड है, जबकि ये जो ऊपर वाला बैंड है ये कंडक्टेंस बैंड है। तो ये तो या तो यहाँ पे ज्वाइंट हैं या ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा अगर कोई, तो इजीली यहाँ से यहाँ की ओर मूव करेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एनर्जी का गैप नहीं है। तो एक्सटर्नल फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करने लग जाते हैं, जिससे कि जो मेटल है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन अगर यही इंसुलेटर की बात की जाए, तो इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्टेंस बैंड है, इनकी एनर्जियों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। ये फील्ड बैंड है वैलेंस बैंड, ये एम्प्टी बैंड है कंडक्शन बैंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे मिले हुए नहीं है, बल्कि बीच में कुछ गैप है जो एनर्जी गैप कहलाता है। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन जोन। और इसमें जो इनकी एनर्जियों का जो डिफरेंस है वो एनर्जी गैप कहलाता है। तो एनर्जी गैप काफ़ी लार्ज होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फील्ड वाले बैंड में, वैलेंस बैंड में, वो एक्सटर्नल फील्ड लगाने से यहाँ की ओर मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एनर्जी काफ़ी लार्ज है जो इजीली अवेलेबल नहीं होती इलेक्ट्रॉनों को। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर मूव नहीं कर पाएंगे तो उसका मतलब ये कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, इसलिए इंसुलेटर कहलाते हैं। और तीसरे टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं सेमीकंडक्टर, उनमें जो एनर्जी गैप होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, यानी जीरो भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस स्मॉल एनर्जी गैप के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, उनमें वो इलेक्ट्रॉन ऊपर को मूव कर जाते हैं, जिस कारण ये थोड़ी कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन जितना ज़्यादा हम इसको गर्म करते रहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। तो जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर है वो भी बढ़ते रहेंगे, तो इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल कंडीशन में तो कुछ कंडक्टेंसी शो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हाई टेम्परेचर की ओर जाते हैं हम, तो जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद आते हैं हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। तो अभी सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा हमने, तो इसमें हम देखेंगे कि कंडक्शन किस प्रकार होता है। तो सेमीकंडक्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो पहले हम लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें आप ग्रुप 14 के एलिमेंट ले सकते हैं। सेमीकंडक्टर में ग्रुप 14 के एलिमेंट जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे, जैसे सिलिकॉन 14 होता है, 14 का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 8 4। तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस नॉर्मल कंडीशन में इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, तो इस कारण ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा, यानी जब टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो तब ये इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वीक होते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो सपोज यहाँ से एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रेक होने वाले कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, तो इस कारण रूम टेम्परेचर पे बहुत ही कम कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो सपोज यहाँ से भी एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। और आप गर्म कर दें तो सपोज ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप गर्म करते रहोगे उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहेंगे और उतनी इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं, रूम टेम्परेचर पे थोड़े ऐसे कंडक्टिविटी शो करते हैं, और जितना ज़्यादा हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती रहती है। लेकिन इसमें आपने ध्यान देना है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, रूम टेम्परेचर पे इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसलिए इनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हो पाता, इनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो रूम टेम्परेचर पर
काफ़ी कम होती है, हालांकि इनकी कंडक्टिविटी हाई टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा होती है, बट हम चाहेंगे कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ये अच्छी कंडक्टिविटी शो करे, जो हमको इनमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम इस सेकेंड टाइप का कंडक्टर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो इससे इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, अगर इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जो है क्यों बनाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, जिस कारण इसका हमारा कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हो पाता। अब इससे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस प्रकार बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर ले लेते हैं और उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, या तो ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट। तो इससे जो सेमीकंडक्टर होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हाई कंडक्टिविटी शो करने लगता है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। तो इसमें जो प्रोसेस है डोपिंग की कहलाती है। तो उसमें 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज डोपिंग। तो डोपिंग में क्या होता है कि जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राई या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दें तो उससे सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एक नॉर्मल कंडीशन में, ये रूम टेम्परेचर पर ही। तो ये जो प्रोसेस होती है ये डोपिंग कहलाती है। और डोपिंग के लिए आपको ये इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है। अब इम्प्योरिटी आपने किस टाइप की मिलाई है, इसके बेसिस पे हमको जो होते हैं 2 प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो पहले हम लेते हैं एन टाइप, एन यहाँ एन फॉर नेगेटिव आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर लेना है आपने और उसमें कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देनी है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आपको कहाँ मिल जाएगी, ग्रुप 15। ग्रुप 15 जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं NpASSBPi, तो वो अगर हम मिला दें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। आपने ध्यान देना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें वो गैस होती है नाइट्रोजन, तो उसको छोड़ के आप बाकी एलिमेंट ले सकते हो, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब अगर हम मिला दें तो इससे जो हमारा सेमीकंडक्टर मिलता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो क्यों कहते हैं इसको हम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पर हमने प्योर सेमीकंडक्टर लिया है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, तो इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यहाँ पर हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ली है, ये फॉस्फोरस का 15 होता है, 15 का आप कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 285, यानी इनके आउटरमोस्ट शेल में जो होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इसमें इसकी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो इसके 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। सपोज आपने सिलिकॉन के क्रिस्टलाइटिस में थोड़ा सा फॉस्फोरस मिलाया, तो फॉस्फोरस ने क्या किया, एक SI को रिप्लेस किया। अब फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ बनाता है, एक यहाँ बनाता है। तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है इसका वो किसी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है, तो एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। तो इससे जो क्रिस्टल की कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। बट ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव पार्टिकल, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण यहाँ पर जो हमारा सेमीकंडक्टर मिल रहा है हमको वो नेगेटिव टाइप यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब आते हैं हम दूसरे टाइप है जिसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ हम 5 की जगह 3 वैलेंस वाली इम्प्योरिटी मिला देते हैं। तो जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम 3 वैलेंस इम्प्योरिटी मिला दें, 3 वैलेंस इम्प्योरिटी कहाँ मिलती है आपको, ग्रुप 13 में, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह, अगर ये सब हम मिला दें तो इससे जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें भी क्या होता है कि जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई है इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम 13 का बनाओगे तो 283, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो उसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करते हैं, बट यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाती है, यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, जबकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे हमने फिर सिलिकॉन का क्रिस्टलाइटिस लिया, उसमें Al मिलाया, तो Al के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ शेयर किया। बट जो यहाँ पर आप देखेंगे कि Si के पास तो है इलेक्ट्रॉन, लेकिन Al के पास कोई भी अब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट
ले चुके हैं, तो अब इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो शॉर्टेज हो रही है उसको हम होल बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन होल कहलाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल है ये एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इस होल को फिल करने के लिए इस होल की तरफ आएंगे, तो जिससे कि होल इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो जैसे एक्सटर्नल फील्ड में एक पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, उसी प्रकार ये होल भी इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए ये पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करने के कारण यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर एक एनिमेशन देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने डोपिंग की प्रोसेस बताया। सपोज ये हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस है SI का, जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं नेबरिंग एटम्स के साथ। अब जैसे इसमें हम इसको P या N टाइप बनाएंगे डोपिंग की प्रोसेस द्वारा, सपोज हमने इसको N टाइप बनाना है, तो हम जानते हैं कि N टाइप के लिए हमको फॉस्फोरस वगैरह मिला सकते हैं Group 15 के। तो यहाँ जैसे हमने फॉस्फोरस मिलाया तो फॉस्फोरस ने एक सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस किया। तो फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है। लो टेम्परेचर पे इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, बट हाई टेम्परेचर पे ये फ्री हो जाता है और लैटिस में इधर उधर जाने के लिए फ्री होता है, जिससे इसकी जो सॉलिड है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यही अगर हमने पी टाइप बनाना है तो फॉस्फोरस की जगह यहाँ बोरोन या एल्यूमिनियम मिला देते हैं। बोरोन या एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम के या बोरोन के आटोमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने नेबरिंग एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, बट यहाँ पर इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर एक इनकम्प्लीट बॉन्ड बन जाता है। तो इस इनकम्प्लीट बॉन्ड को पूरा करने के लिए ये होल कहलाता है। तो इसको पूरा करने के लिए जो आसपास से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी ओर को आते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो जो एम्प्टी स्पेस है यानी जो होल है वो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यही प्रोसेस चलती रहती है कि इलेक्ट्रॉन उसको होल को फिल करते रहते हैं, जिससे होल इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल फील्ड में जो ये होल होते हैं ये पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कह देते हैं। इसके बाद हम लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में जो होती है कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो कैसा भी सॉलिड क्यों ना हो। इसका रीजन क्या है कि किसी भी सॉलिड में हम जानते हैं कि कोई भी सॉलिड छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है। इन एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ये एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये इलेक्ट्रॉनों के 2 प्रकार के मोशन से प्रोड्यूस होता है। एक तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते हैं जैसे, और एक जब अपनी एक्सिस में घूमते हैं, इसको हम स्पिन बोलते हैं। तो स्पिन से भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है और ऑर्बिट में घूमने से भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। तो इसको आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे सन के चारों ओर हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, एक तो अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है और एक अपनी एक्सिस में रिवॉल्व करती है। तो ठीक वैसे ही एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 प्रकार से रिवॉल्व करता है, एक ऑर्बिट में और एक अपने एक्सिस में। तो इन दोनों से ही कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो पहले प्रकार का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है, दूसरा स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इससे मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए जो सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाइड करते हैं, हम इसको 5 पार्ट्स में बांटते हैं। ये कहलाते हैं हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की ओर वीकली अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो, उनको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये जो प्रॉपर्टी है उनकी वो क्या कहलाती है, पैरामैग्नेटिज्म। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर इस सब्सटेंस को हम मैग्नेट के पास रख दें तो क्या होगा, मैग्नेट की ओर को हल्का सा अट्रैक्ट होता है। इसका रीजन क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड होने के कारण क्या होता है, इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो कैंसिल नहीं हो पाते। तो इस कारण ये थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और मैग्नेट की ओर कुछ अट्रैक्ट होते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम लें तो ऑक्सीजन वगैरह होगी, O2, या जो कॉपर के आयन हो गए, Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, वो सब इसमें इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं।
दूसरे लेते हैं हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि रिपेल होंगे। अगर हम इसको मैग्नेट के पास रख दें थोड़ा सा रिपेल हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है कि इसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में अपोजिट होती है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है और इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने के कारण यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हो पाते हैं, जबकि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो इस कारण इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिस कारण ये कोई भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। तीसरे टाइप के होते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक भी इसी की तरह होते हैं एक टाइप से, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, लेकिन ये थोड़े मैग्नेट की ओर को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इनके अगर हम कुछ एग्जांपल दें तो आप वाटर, NaCl और बेंजीन वगैरह ले सकते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। और जो थर्ड टाइप के सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एटम्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये जो ईच ग्रुप है ये क्या कहलाता है, हमारा डोमेन कहलाता है। तो इन डोमेन में जितने भी एटम्स होते हैं इनके मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो जो सेम डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक मूवमेंट वाले एटम होते हैं अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जो डोमेन कहलाता है। तो ये जो डोमेन होते हैं ये एक पावरफुल मैग्नेट होते हैं, लेकिन फिर भी बिना मैग्नेटिक फील्ड के ये कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। इसके एग्जांपल में आयरन वगैरह आ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि आयरन का कोई भी हर एक जो पीस होता है वो मैग्नेट नहीं होता है, हालांकि इनको मैग्नेट बना सकते हैं हम, लेकिन एक सिंपल घर में हमारे पास आयरन का एक कोई रॉड रखी है तो वो कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करती, क्योंकि इसमें बहुत सारे डोमेन्स तो होते हैं, पर वो जो होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, जिस कारण इनके मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। बट इनसे परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे? हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, और जैसे हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो सारे जो डोमेन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जो होते हैं अपने आप को अरेंज कर देते हैं, जिस कारण ये इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो कैंसिल आउट नहीं होते हैं बल्कि ऐड हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं। इसके आप जो एग्जांपल हैं 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें, आयरन, निकल और कोबाल्ट। इनमें क्या होता है कुछ डोमेन बन जाते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर सेम डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं और ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो जो हमारे परमानेंट मैग्नेट होते हैं, लैब में रखा हुआ आपका बार मैग्नेट है, वो इन्हीं से ही बनाए जाते हैं, आयरन, निकल और कोबाल्ट से। 4 टाइप का सब्सटेंस लेते हैं हम, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी होते एक टाइप के ये भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, बट इसमें जो डोमेन्स की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इससे क्या होगा कि अगर डोमेन्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कोई भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल अगर हम लें तो मैग्नीज का जो ऑक्साइड है MnO, ये इसका एग्जांपल में आ जाता है। और लास्ट सब्सटेंस लेते हैं हम फेरीमैग्नेटिज्म। तो फेरीमैग्नेटिज्म में भी जो डोमेन्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं, बट अनइक्वल नंबर में। यहाँ तो इक्वल नंबर में होते हैं बट इसमें अनइक्वल नंबर में। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 2 जो डोमेन्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर 2 अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा, कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं हो पाते हैं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, बट ये जो 2 डोमेन्स हैं ये सेम डायरेक्शन में है, तो इस कारण इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो कैंसिल नहीं होंगे बल्कि ऐड हो जाएंगे। तो एक थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके एग्जांपल में आप आयरन का एक वो ले सकते हैं जो मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। तो Fe3O4 जो होता है एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर।